या टुडे आई हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है दोबारा मैं पोइट्री से रिलेटेड, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री या उससे रिलेटेड लेकर के आया हुआ हूँ। और आज की क्लास का जो मेजर टेस्ट है वो शेक्सपियर का एक सोनेट है। मैंने आपसे कहा था, मैंने उसका एक वीडियो भी आपको भेजा हुआ था कि शेक्सपियर की इस सोनेट को आप याद कर लीजिएगा। तो उसको लेकर के हम बात करेंगे, शेक्सपियर की उस सॉनेट को लेकर के बात करेंगे। और आपको ये बताने वाले हैं कि किन किन चीजों को लेकर के आज हम यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। तो आज का जो क्लास है, फिर से मैं बता दूं कि इस क्लास में हम सॉनेट और शेक्सपियर का स्पेशली जो 116 सॉनेट है, 116वां सॉनेट है, जिसका क्या नाम है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसको लेकर के हम बात करेंगे। हर क्वेश्चंस के बाद मैंने आंसर एक्सप्लेन कर दिया है, हर क्वेश्चंस के बाद। और शायद ये सीरीज मैंने अभी ग्रुप में नहीं डाला है, अभी जैसे ही ओवर होगा मैं पीडीएफ फाइल डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एक ऐसी चीज है जो इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन है, शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564। शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए। जिस जगह पैदा हुए उसका नाम स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन, उसका नाम स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन रहा है। और इन वारविकशायर, वारविकशायर में, तो पहला ऑप्शन है कि शेक्सपियर 1564 को पैदा हुए, स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर, ये बात सही है। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि शेक्सपियर 1564 को तो पैदा हुए थे, लेकिन 1564 के साथ साथ उनकी पैदा होने की जो डेट है 23 अप्रैल है, APRIL, 23 अप्रैल को वो पैदा हुए थे। 23 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था, 23 अप्रैल को पैदा हुए थे। और जिस जगह पैदा हुए थे उसका क्या नाम है, स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर। स्ट्रैटफर्ड गांव का नाम है, स्ट्रैटफर्ड किसका नाम है, विलेज का नाम है, जिस गांव में वो पैदा हुए थे। एवन जो है नदी का नाम है, उसी गांव में एक नदी बहती थी जिसका नाम एवन है। वार्विक शायद डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो दो तीन क्वेश्चन आपको पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है कि शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए हैं, जहां पैदा हुए हैं उसका नाम स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन इन वार्विक शायर है। स्ट्रैटफर्ड जो है आपके गांव का नाम है, एवन रिवर का नाम है, वार्विक शायर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। दूसरा ऑप्शन है, शेक्सपियर कंपोज 154 सॉनेट्स। ये बात भी सही कि शेक्सपियर 154 सॉनेट उन्होंने कंपोज किया हुआ है। 154 जो उनका सॉनेट है, 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने सॉनेट को डब्ल्यू एच और डार्क लेडी, डब्ल्यू एच उनके दोस्त थे, डार्क लेडी उनकी बिलव्ड थी, और एक जो है गॉड ऑफ लव जिसको क्यूपिड कहा जाता है, उसको उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट है कि हिज सॉनेट्स पब्लिश्ड इन 1609। उनका जो सॉनेट है 1609 में पब्लिश हुआ, और टॉमस थारपे ने इसको पब्लिश किया था। पब्लिशर का क्या नाम था, टॉमस थारपे। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, या आई जस्ट वांट टू से कि उनका जो सॉनेट है वह कब पब्लिश हुआ है, 1609 में पब्लिश हुआ है। किसने पब्लिश किया हुआ है, टॉमस थारपे ने पब्लिश किया हुआ है। तो एक पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है, ये भी सही है। उसके बाद आपका फिर आता है, ही डेडिकेटेड हिज सॉनेट्स। उन्होंने जो है अपना सॉनेट डेडिकेट किया टू हिज बोजम फ्रेंड, अपने बोजम फ्रेंड डब्ल्यू एच, बिलव्ड डार्क लेडी और गॉड ऑफ लव क्यूपिड को। ये तीनों, ये बात, ये ऑप्शन भी सही है। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन ई आता है, ट्रू लव इज शेक्सपियर्स 170 सॉनेट। ये गलत है। ट्रू लव इज शेक्सपियर्स 116th सॉनेट। कौन सा सॉनेट है, 116वां सॉनेट है ट्रू लव। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में यू आर गेटिंग द पॉइंट कि शेक्सपियर से या शेक्सपियर के सॉनेट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बनाया, इनमें से कौन सा गलत है। एक तो पहला ऑप्शन शेक्सपियर की पैदाइश को लेकर के सारी बात हुई, वो सही है। ऑप्शन ई गलत है। और ऑप्शन ई क्या है कि ट्रू लव इज शेक्सपियर्स 170 सोनेट, ये गलत है। और इसकी जगह सही क्या है, ट्रू लव इज शेक्सपियर्स 116th सोनेट, 17th नहीं है। और इसमें क्या शेयर किया गया, इट शेयर्स द पोएट्स रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ आइडियल लव। और इस सोनेट में शेक्सपियर किसके बारे में बात करते हैं, आइडियल लव या ट्रू लव के बारे में बात करते हैं कि आइडियल लव
या ट्रू लव क्या है, उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू से या आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमें जो है शेक्सपियर के इस पार्टिकुलर पॉइंट को बहुत अच्छे ढंग से कवर करना है कि शेक्सपियर ने जिस की बात की है वो क्या है, ट्रू लव या आइडियल लव को लेकर के बात करते हैं, ये चीजें। तो आई जस्ट वांट टू नो योर क्विक रिस्पांस कि आपको ये चीज समझ में आ गई, जल्दी से आप बताइए, क्वेश्चन क्लियर हो गया? रिस्पांस सभी लोग दिया करें जितने लोगों ने ज्वाइन किया है। शशि भी है, इशरत भी है, सैयदा भी, सुरेंद्र भी। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लव इज नॉट लव विच एल्टर्स। ये एक लाइन है जो ट्रू लव, मैंने बताया ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से लिए गए, शेक्सपियर के साने ट्रू लव से लिया गया है, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी हर डिग्री कॉलेज में प्रिस्क्राइब्ड है, बीए फर्स्ट ईयर में प्रिस्क्राइब्ड है, टीजीटी में भी कई बार, इससे पीजीटी में भी कई बार यहाँ से लाइनें पूछी गई है। तो मैंने उन लाइनों को लेकर के क्वेश्चन बनाया है। लव इज नॉट लव विच एल्टर्स व्हेन इट एल्टरेशन, तो इसमें कौन सा वर्ड आना चाहिए? when it alteration means ऑप्शन ए है सीन, ऑप्शन बी है सीज, ऑप्शन सी है फाइंड्स। तो ऑप्शन सी सही है, फाइंड्स। इसका जो लाइन है वो है लव इज नॉट लव, वह लव लव नहीं है, मतलब ट्रू लव या सच्चा लव ऐसे लव को नहीं कहा जा सकता। विच एल्टर्स, एल्टर्स माने बदल जाता है, व्हेन इट एल्टरेशन फाइंड, जब बदलाव की परिस्थिति आती है। आपको याद होगा मैंने शेक्सपियर से रिलेटेड एक वीडियो एक लेक्चर बनाया था और मैंने आपको पूरा टेक्स्ट उसका एक्सप्लेन करके मैंने भेजा था, आपसे कहा था कि आप लोग इसे रट लीजिएगा, इससे रिलेटेड मैं एक टेस्ट कराऊंगा। तो ये उसी का ही हिस्सा है जो मैं आपको ये करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब फिर से उसे देखिए, उसका लिंक पड़ा हुआ है ग्रुप में। लव इज नॉट लव विच एल्टर्स व्हेन इट एल्टरेशन फाइंड्स, लव वह लव नहीं है जब उसमें बदलाव की परिस्थिति आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लव एल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, क्या आएगा? लव एल्टर्स नॉट, जो सच्चा प्यार है वह बदलता नहीं है, विद हिज ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा। यह जो है छोटे किसमें नहीं बदलता, आवर्स आना चाहिए, मिनट्स आना चाहिए, आर्डर्स आना चाहिए, टाइम्स आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आवर्स होगा। लव एल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, जो लव है वो चंद घंटों में, चंद मिनटों में और चंद सप्ताह में नहीं बदल जाता। कौन सा लव? ट्रू लव। बार बार शेक्सपियर किसकी बात करते हैं? ट्रू लव की बात करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर कंपेयर ट्रू लव, शेक्सपियर ने ट्रू लव की तुलना पोयम में किससे की है? द सन से की है, द मून से की है, द गाइडिंग स्टार से की है, सी द गाइडिंग स्टार से की है। शेक्सपियर ने ट्रू लव की तुलना द गाइडिंग स्टार से की। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। और द गाइडिंग स्टार का मतलब वहां कौन सा स्टार है? पोलर स्टार, POLAR, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा, पोलर स्टार, ये वही गाइडिंग स्टार है। उसको गाइडिंग स्टार क्यों कहा जाता है? शेक्सपियर के समय लोग जो है समुद्री यात्रा नाव वगैरह से करते थे, और जब वो समुद्री यात्रा करते थे तो उसमें समुद्री तूफान आने की वजह से अपनी दिशा भटक जाते थे। तो दिशा, नाविक को दिशा का ज्ञान किससे होता था? इसी पोलर स्टार से। इसे अपने यहाँ ध्रुव तारा कहा जाता है और ये नॉर्थ साइड में निकलता है। तो उनको पता चल जाता था कि ये दिशा कौन सी है और उनको किस दिशा में जाना है। तो शेक्सपियर कहते हैं कि जैसे पोलर स्टार भटके हुए नाविकों को रास्ता दिखाता है, वैसे ट्रू लव जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी आदमी जो भटक चुका है, ट्रू लव उसको रास्ता दिखाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। जो शेक्सपियर का सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका थीम क्या है? इवन द स्ट्रांगेस्ट लव इज टेम्परेरी, इसका थीम ये है कि जो स्ट्रांगेस्ट लव है वो भी टेम्परेरी होता है। ट्रू लव रिमेन्स स्टडी, ट्रू लव हमेशा स्थिर होता है। एज एंड टाइम एल्टर लव, एज और टाइम लव को एल्टर कर देते हैं। लव चेंज एज लाइफ चेंज, लव वैसे ही बदलता है जैसे लाइफ बदलती है। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी कैसे सही है? ट्रू लव रिमेन्स स्टडी, सच्चा प्यार में हमेशा स्थिरता होती है। सच्चा प्यार
वक्त के साथ बदलता नहीं है। शेक्सपियर वांट्स टू टेल कि जो ट्रू लव होता है वो स्थिर होता है, ऐसा नहीं कि वह वक्त के साथ बदलने लगता है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया कि ट्रू लव रिमेन्स स्टेडी। क्वेश्चन नंबर 6 है शेक्सपियर्स नोशन, जो शेक्सपियर का विचार है, क्या विचार है? शेक्सपियर्स नोशन ऑफ आइडियल लव, शेक्सपियर का जो विचार है आइडियल लव का, और किसमें? सोनेट नंबर 116 में, इज जक्स्टापोज्ड विद द प्रॉब्लम्स, उसमें किस प्रॉब्लम्स को बात बताई गई है कि ट्रू लव के सामने, या जो सोनेट नंबर 116 है जो ट्रू लव का सिंबल है, उसमें जो है क्या प्रॉब्लम आती है। तो यू विल कम टू नो जो ट्रू लव है उसमें जो प्रॉब्लम आती है, पहला ऑप्शन है इनस्टेबिलिटी, उसमें इनस्टेबिलिटी अस्थिरता होती है, अनस्टीडीनेस होता है, अनफेथफुलनेस होता है। अगर आप ये देखेंगे तो इन सब को उन्होंने बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने किसकी बात की है? फ्लक्स एंड चेंज। कि जो ट्रू लव होता, जो ट्रू लव नहीं होता है, या ट्रू लव में जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आइडियल लव में जो प्रॉब्लम्स आती है, या आइडियल लव के रास्ते में जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो जो जक्स्टापोजिशन वहां पर है वह क्या है? फ्लक्स एंड चेंज। दिस इज द राइट आंसर, फ्लक्स एंड चेंज। शेक्सपियर्स द पैशनेट पिलग्रिम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबके लिए, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के लिए, सबके लिए। शेक्सपियर्स द पैशनेट पिलग्रिम पब्लिश्ड बाय, ये किताब का नाम है द पैशनेट पिलग्रिम। इसको किसने लिखा या पब्लिश किया था? विलियम जैगार्ड ने, बेन जॉनसन ने, फ्लेचर ने, बेकर ने। विलियम जैगार्ड ने। शेक्सपियर द पैशनेट पिलग्रिम एक किताब है जिसके पब्लिशर का नाम, यानी जिसके राइटर का नाम विलियम जैगार्ड है। क्या नाम है? विलियम जैगार्ड। तो शेक्सपियर एक जो है आपकी क्या है? एक पब्लिशर, एक उनकी किताब है द पैशनेट पिलग्रिम, और उनके जो है पब्लिशर का क्या नाम है? विलियम जैगार्ड। द नेम ऑफ द पब्लिशर इज विलियम जैगार्ड। दिस इज द पॉइंट, विलियम जैगार्ड इज द पब्लिशर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, who applauded Shakespeare as soul of the age, the wonder of our stage, किसने शेक्सपियर के बारे में कहा कि सोल ऑफ द एज, वो हमारे एज की आत्मा है, द वंडर ऑफ आर स्टेज, और हमारे स्टेज के जो है वो वंडर है। ये बात किसने कही है? ये बात उनके बारे में बेन जॉनसन ने कहा हुआ है। हु सेड? बेन जॉनसन सेड। बाकी आप सारे नाम से वाकिफ है कि मिल्टन या प्यूरिटन एज के पोएट रहे हैं, एपिक पोएट है, शेली रोमांटिक एज के पोएट है, एलियट मॉडर्न एज के पोएट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन डिड सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश, शेक्सपियर का वर्क, सबसे पहले आप यही समझिए फोलियो, मैंने इसके पहले भी बताया था फोलियो क्या है? शेक्सपियर का जो पूरा ड्रामा है उसको कंपाइल कर दिया गया था, मतलब उस सारे ड्रामे को ला करके एक जगह रख दिया गया था, कंपाइल कर दिया गया था। तो उसको क्या कहा गया है? उसको जो है फोलियो कहा जाता है। और जब पहली उसका आता है, पहला जो है उसका 1623 ईस्वी में उसका कलेक्शन आता है, पहला कलेक्शन। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा फोलियो पूछ रहे हैं? यहाँ पर जो हम फोलियो पूछ रहे हैं, हम सेकेंड फोलियो पूछ रहे हैं, पहला नहीं पूछ रहे। अगर पहला फोलियो पूछेंगे तो 1623, और इसका जो दूसरा फोलियो आया था वो 1632 में आया था। कब आया है? 32 में। इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि 1632 में द सेकेंड फोलियो आया है, और पहला फोलियो कब आया? 1623 में आया हुआ है। तो रिमेंबर दैट the first folio came in 1623 and the second folio came in 1632. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर कंटेम्परेरी वाज, शेक्सपियर के कंटेम्परेरी कौन थे? मिल्टन, चाउसर, एलियट, बेन जॉनसन। शेक्सपियर के जो कंटेम्परेरी थे वो बेन जॉनसन थे। काफी फेमस राइटर है, ड्रामेटिस्ट थे, और इन्होंने जिस तरह के ड्रामा को इजाद किया, मार्केट में लाया, उसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। तो शेक्सपियर के जो कंटेम्परेरी हैं बेन जॉनसन है, और ये जैकोबियन एज और एलिजाबेथन एज दोनों में इनका काम हुआ है। इन्होंने जिस तरह के ड्रामा को लिखा उसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहा जाता है।
और इनसे प्रभावित होकर के एक पूरा ग्रुप ऑफ पोयट्स आता है जो कैवालियर पोयट्स के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप को सन ऑफ बेन कहते हैं। इसको मैं सॉल्व करा चुका हूं, पहले ही मैं सॉल्व करा चुका हूं, अपने आप को सन ऑफ बेन कहते थे। इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि इन्होंने कुछ खूबसूरत ड्रामा लिखे हैं, जिसमें आपका कह सकते हैं कि एक तो वाल्पोन है, और एक आपका सीजेनस है, एक आपका कैटलीन है, और इस तरह से करके एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है। ये सब इनके वेल नोन प्लेस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनेट इज अ पोयम ऑफ, ये आप ऑलरेडी वाकिफ है, मैं पहले भी करा चुका हूं, इस पे बहुत ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। सोनेट इज अ पोयम ऑफ 14 वर्स लाइन, 14 लाइन की पोयम को सोनेट कहा जाता है। एक्सप्लेन भी किया गया है, 14 लाइन की पोयम को सोनेट कहा जाता है। कर्टल सोनेट जो होता है ये 10.5 लाइन का, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कर्टल सोनेट का फादर कौन है? आपका याद होगा जीएम हॉपकिंस, जिरार्ड मैनले हॉपकिंस कर्टल सोनेट के फादर है। G.M. हॉपकिंस, ये मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु यूज्ड ब्लैंक वर्स फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर, ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में किसने किया था? सर थॉमस यॉट ने, बेन जॉनसन ने, हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने, जॉन मिल्टन। आंसर सी, हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले किया। और किसका? हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले वर्जिल की किताब एनीड को ट्रांसलेशन करने में किया, 1540 में। उन्होंने वर्जिल की किताब जो एनीड है उसका बुक सेकेंड और बुक 4 को ट्रांसलेट उन्होंने किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तब उन्होंने क्या किया था? इसका यूज किया हुआ था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि जो वर्जिल का एनीड है यह एपिक है, और कौन सा एपिक है? लिटरेरी या सेकेंडरी एपिक है। ये 12 किताबों में डिवाइड है। किस भाषा में लिखी गई थी? लैटिन भाषा में लिखी गई थी। और वर्जिल जो है आपके क्या है, एक वेल नोन पोएट रहे अपने समय के। और जॉन मिल्टन ने वर्जिल की एनीड को आइडियल माना और इसी को बेस बना करके अपना पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने लिखा हुआ है। खास करके स्टाइल या पैटर्न, थीम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, उसको उन्होंने लिया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले किसने किया? हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने किया। कहाँ पे किया? वर्जिल की किताब एनीड जो कि एपिक है, 1540, बुक सेकेंड और बुक 4 को उन्होंने इसको वो किया हुआ था। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है कि वर्जिल की जो एनीड है उसको तो उन्होंने ट्रांसलेट किया, बाद में बहुत सारे लोगों ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया। ड्रामा में सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स का यूज किसने किया है? गार्बडक, जो एक ट्रेजिडी है, जिसे आप क्या कहते हैं? गार्बडक जो ट्रेजिडी है, जिसे आप जो है फॉरेक्स और फॉरेक्स भी कहते हैं, उसमें उसका यूज किया गया। किसमें? फॉरेक्स एंड फॉरेक्स में, जिसे टॉमस साइक्विल और टॉमस नॉर्टन ने लिखा हुआ था। इसके अलावा शेक्सपियर के जितने प्लेज हैं, इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो के जितने प्लेज हैं, इसके अलावा एलिजाबेथन एज के जो वर्क्स आए हैं, जैकोबियन एज के जो वर्क्स हैं, और एज ऑफ जॉन मिल्टन जैसे पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, और रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ और जो राइटर्स आए हुए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड, टिंटन अबे। विक्टोरियन एज में भी जो भी बड़े वर्क रहे हैं, वो सबका सब किस पे लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स पे लिखा गया है। और ब्लैंक वर्ड्स जो है इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म रहा है और एक आइडियल मीटर रहा है। ब्लैंक वर्ड्स हमेशा आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। तो आई जस्ट वांट टू से व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब भी आप ब्लैंक वर्ड्स को बात करेंगे तो हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे को आपको बात करना पड़ेगा, वर्जिल की एनीड को बात करना पड़ेगा, ये आपका किस एज में पॉपुलर रहा है, कौन पहले ड्रामेटिस्ट रहे, इस तरह के कई क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयाम्बिक पेंटामीटर है। आयाम्बिक पेंटामीटर से क्या मतलब है? इसमें देखिए दो शब्द है, एक शब्द है आयाम्बिक और एक शब्द है पेंटामीटर। जब आप आयाम्बिक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। इसका मतलब ये होगा यह एक आयाम्बिक एक ऐसा मीटर है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, और दूसरा सिलेबल क्या होगा? स्ट्रेस्ड होगा। तो ये जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल है, ये दो वर्ड्स फॉर्म में यूज किया गया है, ब्लैंक वर्ड्स में यूज किया गया और हीरोइक कपलेट में।
इसका मतलब ब्लैंक वर्स और हीरोइक कपलेट मीटर के पर्सपेक्टिव से सिमिलर है, बस दोनों में अंतर क्या है कि ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होता है और हीरोइक कपलेट राइम्ड होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो दोनों में जिस मीटर का यूज किया जाता है वो मीटर कौन सा है? आयाम्बिक मीटर है। फिर से मैं बता दूं, आयाम्बिक में पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। एक चीज है, पेंटा का मतलब होता है 5। अगर 5 आ रहा है जिसका मतलब कि उसमें जो है 5 फीट का यूज किया गया है, और 1 फुट बराबर 2 सिलेबल होता है। जब 5 फुट होगा तो 10 सिलेबल हो जाएगा। तो पेंटा माने 5, इसका मतलब क्या हो गया? आयाम्बिक पेंटामीटर में कितना सिलेबल होता है? 5 फीट होता है और 10 सिलेबल होता है। आंसर आपका ये एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैंने और आपको डिटेल में बता दिया कि आयाम्बिक शब्द जब भी आएगा ये एक ऐसा मीटर है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, अगला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। और ये आयाम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में भी यूज किया जाता है और हीरोइक कपलेट में भी। ब्लैंक वर्स और हीरोइक कपलेट में अंतर क्या है? ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होता, ये विदाउट राइम होता है, और हीरोइक कपलेट में राइमिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मिल्टन सॉनेट, जो जॉन मिल्टन का सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये किस पर आधारित है? शेक्सपियरियन सॉनेट, स्पेंसरियन सॉनेट, पेट्रार्चन सॉनेट। जॉन मिल्टन के जितने भी सॉनेट है वो पेट्रार्चन मॉडल पर आधारित है, पेट्रार्चन सॉनेट पर आधारित है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ड्सवर्थ के भी जो सॉनेट है वो जो है पेट्रार्चन मॉडल, और पेट्रार्चन जो पोएट पेट्रार्च थे, इटालियन पोएट थे, पेट्रार्चन सॉनेट पर आधारित है। इटालियन पोएट थे, 14th सेंचुरी के थे। उनको जो है क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सॉनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सॉनेट कहा जाता है। ही डिवाइडेड हिज सॉनेट इनटू ऑक्टेव, उन्होंने उस सॉनेट को ऑक्टेव में बांटा और सेस्टेट में बांटा। ऑक्टेव को 8 लाइन्स स्टैंजा कहा जाता है, सेस्टेट को 6 लाइन्स स्टैंजा कहा जाता है। और उनके जो सॉनेट का राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ जो बात हुई है जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात हुई है। अगला टेस्ट मेरी कोशिश है कि मैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे कराऊंगा, लेकिन आज मैंने ज्यादातर शेक्सपियर और उनका सॉनेट मैंने लिया। तो आपको जो ध्यान में रखना है कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है यह किस पर आधारित है? यह जो है पेट्रार्चन सॉनेट पर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए पेट्रार्चन सॉनेट होता क्या है। पोएट पेट्रार्च के नाम पर रखा गया। पेट्रार्च कहाँ के पोएट है? इटली के पोएट है। किस सेंचुरी में आते हैं? 14th सेंचुरी में आते हैं। उनको फादर ऑफ सॉनेट कहा जाता है। वो पहले ह्यूमैनिस्ट भी रहे। उन्होंने अपने सॉनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा। ऑक्टेव 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन्स स्टैंजा। उन्होंने अपने सॉनेट को अपनी बिलव्ड लाउरा को डेडिकेट किया। ये सब पहले भी सॉल्व कराया जा चुका है। अब जैसे जैसे आता है फिर से उसका एक्सप्लेनेशन होता ही रहेगा। और ये चीज है कि उन्होंने अपना सॉनेट बिलव्ड लाउरा को डेडिकेट किया। उनके सॉनेट का जो राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 15 है शेक्सपियरियन सॉनेट है, शेक्सपियर के सॉनेट में क्या है? 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट, 2 quatrains and a couplet, 1 quatrain and a couplet। ये इसमें क्या है? 3 quatrains and a couplet। शेक्सपियर के सॉनेट का स्ट्रक्चर यही है। जैसे पेट्रार्चन सॉनेट में ऑक्टेव है, 8 लाइन स्टैंजा और 6 सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा। तो शेक्सपियर ने अपने सॉनेट को 3 क्वार्टेंस में, क्वार्टेन माने 4 लाइन स्टैंजा, आगे दिया गया 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। क्वार्टेन हैज 4 लाइंस एंड कपलेट 2 वर्ड्स लाइंस होता है। ये भी चीजें, लेकिन आपको ये मैं बता दूं 3 क्वार्ट्रेंस और कपलेट जो शेक्सपियर के 154 सॉनेट में है, जो उन्होंने WH को डेडिकेट किया, डार्क लेडी को डेडिकेट किया, क्यूपिड को डेडिकेट किया, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने तैयार किया था। सॉनेट को इंग्लैंड में जो इंट्रोड्यूस किया गया सर थॉमस यॉट ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में जो बदलाव लाया गया हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने लाया। ये सब बातें पहले भी टेक्स्ट में बताई जा चुकी है, जो मैंने टेस्ट कराया था। और उन्होंने जो बदलाव लाया 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट किए, फिर उसके बाद शेक्सपियर ने उसको फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सॉनेट्स वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 154 सॉनेट,
उन्होंने लिखा, इनका 154 साल 1609 में पब्लिश हुआ। पब्लिशर का नाम क्या है? टॉमस थार्पे ने पब्लिश किया था। इनका सानेट WH डार्क लेडी और एक जो और क्यूपिड है उसको डेडिकेट है। ये सारा हो चुका है। कोई अब बहुत आसान आपको लगने लगेगा जैसे जैसे बार बार आएगा। हु इज द फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के फादर कौन है? एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो उससे नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और वहां पे जो पूछा गया है TGT PGT में, ये पूछा गया कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की किताब किसने लिखी है, ये पूछा गया है। तो जो फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है I.A. रिचर्ड्स है। T.S. एलियट भी मॉडर्न एज के हैं, F.R. लीविस भी मॉडर्न एज के हैं, क्लिंथ ब्रूक्स भी मॉडर्न एज के हैं और सब कंटेम्प्रेरी रहे हैं। ये चारों क्रिटिक्स हैं, बड़े क्रिटिक्स हैं जो है। T.S. एलियट भी पोइट्री और ड्रामा के क्रिटिक्स हैं। I.A. रिचर्ड्स भी क्रिटिक्स है पोइट्री पर। F.R. लीविस भी पोइट्री और नॉवेल के क्रिटिक हैं। क्लिंथ ब्रूक्स भी बड़े क्रिटिक है। तो मेरा आपसे ये बात करना है कि अगर ये क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के फादर कौन है, तब भी I.A. रिचर्ड्स। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किताब किसने लिखा, तब भी I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स ने एक तरह से पोइट्री के एक्सप्लेनेशन का एक नया तरीका अडॉप्ट किया। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में उन्होंने ये बताया कि हम एक पैसेज या एक स्टैंजा पोएट का किसी बच्चे को दे दे और उस बच्चे को ये ना पता हो कि ये स्टैंजा किसने लिखा या इस पोएट का, इस पोयम का राइटर कौन है। मतलब बच्चे को ना तो पोयम का टाइटल पता हो, ना तो पोयम के राइटर पता हो, और वो बच्चा जाए पढ़े। तो जब वो पढ़ करके आएगा तो सारे बच्चे अलग अलग मीनिंग निकालेंगे, उसमें अलग अलग मीनिंग निकल करके आएगी। जैसे कि अगर हम कोई क्लास लेते हैं, उस क्लास में जब हम बच्चे से कहते हैं आप टेक्स्ट खोलिए, तो बच्चा टेक्स्ट खोलता है, तो हम ये कहते हैं कि देखिए आज मैं आपको एक पोयम पढ़ाऊंगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये पोयम किसकी है? जॉन मिल्टन की है। और ये पोयम जो है जॉन मिल्टन के ब्लाइंडनेस पर आधारित है। तो अभी तक पढ़ाने का जो पैटर्न था वो यही भारत में भी चल रहा है। लेकिन जो है आज के करीब आप कह सकते हैं कि 100 साल पहले, लगभग लगभग 100 साल पहले I.A. रिचर्ड्स ने इस पैटर्न को बिल्कुल बदल दिया। वो जब उन्होंने अपने बच्चे को, एक प्रोफेसर भी थे, बड़े प्रोफेसर थे, तो I.A. रिचर्ड्स जब बच्चों को पोइट्री पढ़ाते थे तो वो जो है क्या करते थे कि ये नहीं बताते थे कि ये पोयम किसने लिखा या इस पोयम का टाइटल क्या है। केवल पोयम मतलब पोएट का नाम हटा देते थे, पोयम की टाइटल हटा देते थे, बच्चों को दे देते तो कहते तुम इसे पढ़ के आओ। जब वो पढ़ करके आता था तो उसको ये नहीं पता कि इसको आपके जॉन मिल्टन ने लिखा, वो अंधे हो गए उनके अंधे होने पर है। तो उस पोयम को वो जॉन मिल्टन से केवल नहीं जोड़ता था बल्कि एक उसको जनरल चीज बना देता था कि ये आन जो ब्लाइंडनेस की का जो एक्सपीरियंस है ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो भी आदमी अंधा है वो ऐसा ही महसूस करता है, वो गॉड से ऐसी तवक्को करता है, उम्मीद करता है। तो एक उन्होंने इसको क्या कहा गया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में उन्होंने पोयम के कंटेंट यानी सब्जेक्ट मैटर पर ना ध्यान दे करके इस पर ध्यान दिया कि लिखने का तरीका क्या है, उसका पोयम का फॉर्म क्या है। मतलब पोयम लिरिक है कि पोयम सोनेट है या पोयम जो है आपका बैलड है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। पोयम में जो इमेज है वो क्या है, पोयम में फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका डिक्शन क्या है, सेटिंग क्या है। और इसके अलावा स्टैंजा फॉर्म क्या है, वर्स फॉर्म क्या है, मीटर क्या है, टोन क्या है, साउंड कैसा है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े साइंटिफिक अप्रोच लिए जो है। और उस उन्होंने ये नहीं देखा कि व्हाट हैज बीन सेड बाय द पोएट, पोएट ने क्या कहा या इसका थीम क्या है, बल्कि उन्होंने ये देखने की कोशिश की हाउ हैज बीन सेड, पोएट ने पोयम को कैसे एक्सप्रेस किया है, इसको उन्होंने महत्व दिया। तो ये I.A. रिचर्ड्स ने एक किताब लिखा। इसके अलावा I.A. रिचर्ड्स ने एक और किताब लिखा हुआ था, साइंस एंड पोइट्री। और एक और उनकी किताब आई हुई थी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बड़ी फेमस फेमस किताबें रही है। तो साइंस एंड पोइट्री उनकी किताब है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज ब्रेक ब्रेक? ब्रेक ब्रेक क्या है ये हम सबको पता है, ब्रेक ब्रेक एलिजी है। इसके राइटर कौन है? टेनिसन है। टेनिसन ने जो ब्रेक ब्रेक एलिजी लिखा या इन मेमोरियम से लिया गया है और इसको उन्होंने अपने दोस्त आर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर लिखा था। किसकी डेथ पर लिखा था? आर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर लिखा हुआ था। और जो आर्थर हेनरी हैलम टेनिसन के बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके अलावा जो है आर्थर हेनरी हैलम ये भी थे कि
वो उनकी टेनिशन की बहन की सगाई भी उनके साथ हो गई थी, लेकिन बहुत यंग एज में वो दुनिया को छोड़ के रुखसत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, टर्जा राइमा इज द स्टैंजा फॉर्म। जो टर्जा राइमा आता है, इसमें कितनी लाइनें होती है? टर्जा राइमा में 3 वर्स लाइन्स होता है। कितना होता है? 3 वर्स लाइन्स, 3 वर्स लाइन्स। और जो टर्जा राइमा है यह इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म है, इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म। टर्जा राइमा इज अ इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म। कौन सा स्टैंजा वर्स फॉर्म? इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म, टर्जा राइमा। इसमें 3 लाइन्स होता है। टर्जा राइमा इज अ इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म। इसको जो है टर्जा राइमा को पीबी शेली ने यूज किया है ओ टू द वेस्ट विंड में। प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कौन ऑथर है एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का? आपको हमें सबको पता है, ये आप कि बहुत पॉपुलर पोयम है। और एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पेस्टोरल एलजी है, इसके ऑथर का नाम टॉमस ग्रे है। और ये जो एलजी है ये 1751 में लिखी गई थी या पब्लिश हुई थी। और इसमें जो है पोएट की सिंपैथी पुअर विलेजर्स के साथ है। द पोएट हैज सिंपैथी विद द पुअर विलेजर्स। एक चीज आपको ये देखने को मिलेगा। तो आथर आपके ये है। पोएट एक कब्रिस्तान में, गांव के कब्रिस्तान में बैठा है, ग्रेवयार्ड में, शाम का समय है, सूरज ढल रहा है, किसान थके हुए रास्ते से घर को वापस आ रहे हैं, उनके साथ जो है उनके अपने जानवर भी वापस आ रहे हैं। तो पोयट सोचता है कि ये सारे लोग अपने घरों में जा रहे हैं, वहां पे अपने परिवार के साथ खुशी मतलब पूरा एक खुशियों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन मुझे ये अकेले इसका कब्रिस्तान में छोड़ के चले जाना है। और इस कब्रिस्तान में इन्हीं के पूर्वज दफन है, इन्हीं के पूर्वज दफन है जिनमें बहुत सारा टैलेंट था। अगर उनको मौका मिलता तो वो राष्ट्र की सेवा करते, बड़े पोस्ट पर होते। लेकिन ये लोग पुअर विलेजर्स हैं, ग्रामीण एरिया के रहने वाले सीधे साधे सज्जन लोग हैं। इनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था या इस तरह की चीजों में। तो दीज थिंग्स यू फाइंड की पोएट की सिंपैथी उसमें दिखाया गया गरीबों के प्रति। अब पोएट ये कहता है कि अमीरों को वार्न करता है कि तुम्हें गरीबों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उनकी कल्चर पर नहीं हंसना चाहिए, उनके रहने के तरीकों पर हंसना नहीं चाहिए। एक दिन तुम सभी लोग मरोगे और वही कब्र ही नसीब होगी। इस तरह की बातें पोएट करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट टेम्पेस्ट सजेस्ट इन सोनेट 116। वही सोनेट 116 मतलब लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो उनके दोस्त डब्ल्यू एच को डेडिकेट है। ये क्या सजेस्ट करता है? सोनेट नंबर 116 में एक शब्द आता है टेम्पेस्ट। उसमें आता है ना टेम्पेस्ट दैट इज नॉट शेकन करके एक लाइन आती है। इट रिफर्स टू डिफिकल्टीज, ऑब्स्टैकल्स एंड एल्टीरेशन। यह डिफिकल्टीज को, ऑब्स्टैकल बाधा को, और एल्टीरेशन को इंडिकेट करता है। लवर में फेस, जो एक लवर को फेस करना पड़ सकता है। इंजॉयमेंट ऑफ लवर्स को, अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट, नन ऑफ दीज। 21 का ए। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। तो उसमें बताया गया कि जो सच्चा प्यार होता है वह किसी भी तरह के तूफान का सामना कर सकता है। और जो तूफान यहाँ पे शब्द आया हुआ है, यह एक तरह से क्या है कि इंडिकेट करता है। तूफान का मतलब कि मानव द्वारा उत्पन्न जो समस्याएं हैं, ऑब्स्टैकल्स है, एल्टीरेशन है, उसको इंडिकेट करता है। इट रिफर्स टू डिफिकल्टीज, ऑब्स्टैकल्स एंड एल्टीरेशन अ लवर में फेस। क्वेश्चन नंबर 22 है, रोजी लिप्स एंड चीक्स इन सोनेट 166 सिग्निफाइज। जो रोजी लिप्स है और जो चीक्स है सोनेट नंबर 116 में किसको सिग्निफाई करता है? ये किसको, यूथ को सिग्निफाई करता है, टाइम को सिग्निफाई करता है, या लव को सिग्निफाई करता है? तो हमें ध्यान में रखना ये उसी 116 का क्वेश्चन है कि सोनेट 116 का रोजी लिप्स एंड चीक्स, हमें पता है ये किसको रिफर करता है? फिजिकल लव को रिफर करता है। फिजिकल लव का मतलब यूथ एंड फिजिकल लव। उसमें ऑप्शन यूथ ही है, लेकिन मैंने यूथ और फिजिकल लव जोड़ दिया। अगर कभी ऑप्शन फिजिकल लव आता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो यूथ और फिजिकल लव को रिफर करता है। पोएट कहता है जो रोजी लिप्स है, जो चीक्स है, ये समय के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो ट्रू लव है वो फॉर एवर है। ट्रू लव बियॉन्ड टाइम और प्लेस है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर के सोनेट में, खासकर इसमें और भी सोनेट में, टाइम का बड़ा रोल है। टाइम को पर्सनिफाइड करते हैं और कहते हैं टाइम जो है, और मेटाफोरिकल वे में टाइम को प्रेजेंट करते हैं। टाइम सिकल कंपास कम करके आया वो समय रूपी हसिया जो है। तो समय का
आप कह सकते हैं कि समय को उन्होंने दिखाया कि इट डिस्ट्रॉयज ऑल द थिंग्स। तो जो यूथ है, जो फिजिकल लव है, ये सब समय के गुलाम है, समय के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे, समय से परे नहीं है, लेकिन ट्रू लव समय से परे है। अगला क्वेश्चन है ट्रू लव इज क्या है? ट्रू लव इज इमॉर्टल है, मॉर्टल है, डिसऑनेस्ट है, करप्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन है ट्रू लव इज इमॉर्टल। शेक्सपियर कहते हैं ट्रू लव जो है इमॉर्टल है, ट्रू लव जो है फॉर एवर है, ट्रू लव एवर लास्टिंग है, और ट्रू लव में जो है क्या है, कोई चेंजेस नहीं होता। ट्रू लव डज नॉट चेंज विद ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, जो है ये लाइन उनका है। फिर आगे वर्ड आया हुआ लव्स नॉट टाइम्स। लव्स नॉट टाइम्स ये क्या होगा? लव्स नॉट टाइम्स फ्रेंड फो फूल। लव्स नॉट टाइम्स फूल, समय जो है सच्चा प्यार समय के द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यहाँ फूल का मतलब मूर्ख है, फूल का मतलब गुलाम से है, फूल का मतलब उसके अंडर काम करने से है। तो इसमें कहा गया कि जो सच्चा प्यार है वह कभी समय का गुलाम नहीं हो सकता। लव्स नॉट टाइम्स फूल। सॉनेट्स यूजुअली आर इन, करें सॉनेट्स ज्यादातर किस में लिखा गया? फ्री वर्स में लिखा गया, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया, ट्रॉकेइक में लिखा गया, एनापेस्टिक में। आयाम्बिक अभी मैंने बताया था कि जो भी सॉनेट है वो ज्यादातर आयाम्बिक पेंटामीटर में। शेक्सपियर का भी सॉनेट और इवन लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो सॉनेट है ये भी आयाम्बिक पेंटामीटर में है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इन दिस लाइन ट्रू माइंड रिफर्स, करें जो ये पहली लाइन है सोनेट का, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये क्या रिफर करता है? इन दिस लाइन, इस लाइन में ट्रू माइंड किसको रिफर करता है? सिमली को, मेटाफर को, पर्सोनिफिकेशन को। तो ये किसको रिफर करता है? मेटाफर को। METAPHOR, ये मेटाफर को रिफर करता है। तो यू कम टू हियर नो कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इट रिफर्स टू मेटाफर। ये किसको रिफर करता है? मेटाफर को रिफर करता है। या फिगर ऑफ स्पीच जो आया हुआ है मेटाफर आया हुआ है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज मैरिज में बी लाइक हाउ ट्रू माइंड, ट्रू माइंड मतलब प्योर थॉट्स से। जब भी हम मैरिज जैसे पवित्र बंधन में बंधे तो अच्छे विचार हमारे अंदर पनपने चाहिए, नोबल थॉट्स आने चाहिए। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वेल नोन वर्क, शेक्सपियर की ज्यादातर महत्वपूर्ण वर्क आए हैं 1589 से 1613, 1595 से 1613, 1592 से 1613, 1589 से 1606, 1589 से 1613 के बीच में शेक्सपियर के ज्यादातर वर्क 1589 से 1613 के बीच में आए हैं। ये हमें ध्यान में रखना। उनका चाहे ड्रामा हो, उनका चाहे आपका लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स हो, उनका चाहे सोनेट हो, सब जो है 1589 से 1613 के बीच में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ वर्ड, एक शब्द में, ही इज यूनिवर्सल पोएट, ये वो यूनिवर्सल पोएट है। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्गमैन। लॉन्गमैन का नाम मतलब WJ लॉन्गमैन, उनकी जिनकी किताब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, ये लॉन्गमैन का ओपिनियन है किसके बारे में? जॉन मिल्टन के बारे में, शेक्सपियर के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में, शेली के बारे में, शेक्सपियर के बारे में। WJ लॉन्ग या लॉन्गमैन कहते हैं कि शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर ये लॉन्गमैन ये वो वाले नहीं है। लॉन्गमैन एक दूसरे राइटर है, लॉन्गमैन ओरिएंटेड उनका वो था। तो जो ये रहे हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, वो यूनिवर्सल पोएट का उन्होंने उनको खिताब दिया गया है इनके द्वारा, लॉन्गमैन, शेक्सपियर। तो ये बात किसके बारे में कही? शेक्सपियर के बारे में। आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, विच वाज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग क्या है? लव्स लेबर्स लास्ट, मेजर फॉर मेजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, शेक्सपियर का जो ये है, ये आपका द टेम्पेस्ट है। व्हाट इज दिस? दिस इज द टेम्पेस्ट। ये चीज ध्यान में रखना है। तो उनका जो स्वान सॉन्ग है, स्वान सॉन्ग का मतलब होता है डेथ सॉन्ग। और डेथ सॉन्ग से क्या मतलब है? वह वर्क जिसमें उन्होंने अपनी मौत का मरने से पहले अपनी मौत का जिक्र किया, उनको आभास हो कि नाउ ही इज अबाउट टू डाई। ऐसे ही टेनिशन की एक पोएम क्रॉसिंग द बार है, उसको भी लेके मैंने बात किया था, वो भी उनका स्वान सॉन्ग रहा है। और इसका नाम स्वान सॉन्ग क्यों रखा गया है? जो हंस होता है
ऐसा कहा जाता है मरने से पहले उसको एहसास होता है और वह अपनी चोंच जो है नीचे कर लेता है। इस तरह की चीजें हैं, तो इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम स्वान सांग पड़ा, कि ऐसा सांग, ऐसा गीत, ऐसा वर्क जिसमें मरने से पहले पोएट अपने वर्क को लेकर के बात करता है। सो दीज वर द पॉइंट्स जो